होली, रंगों, हंसी मजाक, ढोल नगाड़ों और वसंत के स्वागत का त्योहार। जैसे ही होली का जिक्र होता है तो दिमाग में तुरंत उड़ते हुए गुलाल और मस्ती भरे चेहरों की तस्वीर उभर आती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस बार का जो हमारा डीप डाइव है ना, वो थोड़ा अलग है। 2026 की होली कोई आम होली नहीं होने वाली है। सही कहा आपने। आज के इस डीप डाइव के लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक बहुत ही शानदार विजुअल गाइड है, एक पूरा स्लाइड डेक। और इस मस्त विजुअल गाइड के हिसाब से हम एक ऐसी ऑडियो जर्नी बनाकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सुलझाना जरूरी भी है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से यही चर्चा है कि 2026 की होली को एक 100 साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग क्यों कहा जा रहा है। हाँ, और यही आज का हमारा मिशन है। ये देखना वाकई कमाल का होगा कि कैसे खगोल विज्ञान, हमारी प्राचीन परंपराएं और आधुनिक विज्ञान इस एक दिन में आकर मिल रहे हैं। तो अगर हम डेक की पहली स्लाइड की तरफ बढ़ें। हाँ, पहली और दूसरी स्लाइड का डेटा तो सबसे बड़ा झटका देता है। अगर हम इन आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है तारीखों की उलझन। उलझन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी और असामान्य स्थिति। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं, होली का मतलब लगातार 2 दिन का जश्न, एक दिन होलिका दहन की आग और ठीक अगली सुबह रंगों का खेल। लेकिन इस स्लाइड में जो 26 का कैलेंडर है उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। विजुअल गाइड स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि रंगों वाली होली, जिसे धुलेंदी कहते हैं, वो 3 मार्च को नहीं खेली जाएगी। तो अगर 3 मार्च को नहीं खेली जाएगी तो वो एक दिन के गैप के बाद 4 मार्च को दिन बुधवार को खेली जाएगी। और ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये पूरी तरह से हमारे सोलर सिस्टम में हो रही खगोलीय घटनाओं का नतीजा है। और यही बात इस बार के त्योहार को थोड़ा रहस्यमयी बनाती है। हमारे सामने जो स्लाइड नंबर 3 है उसमें 3 मार्च की तारीख पर एक बहुत बड़ा लाल रंग का स्टॉप का निशान लगा हुआ है। बिल्कुल। और फिर 4 मार्च पर ग्रीन सिग्नल है रंगों के ब्लास्ट के साथ। तो इस स्टॉप साइन के पीछे का साइंस और ज्योतिष आखिर है क्या? एक दिन के लिए गुलाल उड़ाने पर क्यों रोक लगा दी गई है? देखिए, ये एक ऐसा दुर्लभ खगोलीय संयोग है जो पिछले 1 सदी यानी 100 सालों में नहीं देखा गया है। इस बार होली के ठीक दिन पूर्ण चंद्रग्रहण है, जिसे आम भाषा में ब्लड मून भी कहा जाता है, और उसके साथ ही भद्रा का साया भी एक साथ पड़ रहा है। यहाँ इन दोनों टर्म्स को समझना जरूरी हो जाता है हमारी ऑडियंस के लिए। पहले ब्लड मून की बात करते हैं। हाँ, तो ब्लड मून तब होता है जब पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया चांद को पूरी तरह ढक लेती है और एटमॉस्फेयर से छनकर जाने वाली रोशनी के कारण चांद एकदम गहरे लाल या तांबे के रंग का दिखने लगता है। वाकई। और दूसरी तरफ आपने भद्रा का जिक्र किया। हाँ, भद्रा। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा एक ऐसा समयकाल है जिसे किसी भी शुभ काम के लिए थोड़ा अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। तो अगर हम इस टाइमलाइन को अच्छे से डिकोड करें स्लाइड के हिसाब से, तो होलिका दहन और रंगों के बीच का वक्त काफी उलझा हुआ नजर आता है। उलझा हुआ है, लेकिन मैथ्स बिल्कुल क्लियर है। मुहूर्त के अनुसार होलिका दहन 2 मार्च की देर रात को होगा। विजुअल गाइड का डेटा बताता है कि इसका सटीक समय रात 12:50 से रात 2:02 तक है। मतलब टेक्निकल तौर पर देखें तो ये 3 मार्च की भोर हो गई। सही पकड़ा। और होलिका दहन की ठीक बाद 3 मार्च को ही दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक चंद्रग्रहण रहेगा। और सबसे अहम बात, इस ग्रहण के साथ ही सूतक काल भी जुड़ जाता है। सूतक काल, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, वो समय है जब आपस में किसी भी तरह का शुभ काम माना होता है। बिल्कुल। स्लाइड के अनुसार सूतक काल में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है। इस दौरान कोई भी जश्न मनाना और खास तौर पर रंग खेलना पूरी तरह से वर्जित है। अच्छा, तो इसीलिए 3 मार्च को पूरी तरह पॉज लगाया गया है। हाँ, इस ग्रहण और सूतक के खत्म होने के बाद एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी और फिर रंगों का असली जश्न 4 मार्च को सूर्योदय के साथ शुरू होगा। ये तो सच में दुर्लभ स्थिति है। मतलब एक पूरा दिन बीच में सिर्फ रुकने और सावधानी बरतने के लिए निकल गया। और इसी से जुड़ी एक और बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड डेक में है। स्लाइड नंबर 4 अगर आप देखें तो वो होलाष्टक के बारे में है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। इसमें लिखा है कि 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक का वक्त होलाष्टक कहलाएगा। लेकिन एक बात यहाँ क्लियर नहीं हो रही, होली तो खुशियों का त्योहार है ना? बिल्कुल है। तो फिर त्योहार से ठीक पहले के इन 8 दिनों में सब कुछ इतना स्ट्रिक्ट और शांत क्यों कर दिया गया है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक है। होलाष्टक शब्द
होली और अष्टक यानी 8 दिन से मिलकर बना है। इन 8 दिनों में ग्रहों का स्वभाव बहुत ही उग्र रहता है। उग्र यानी फियर्स? हाँ, फियर्स। ग्रहों की इस उग्रता के कारण ये वक्त बाहरी दुनिया के बड़े और शुभ कामों के लिए ठीक नहीं माना जाता। डेटा स्पष्ट रूप से कह रहा है कि इन दिनों में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या कोई नया बिजनेस शुरू करना पूरी तरह वर्जित है। तो इन 8 दिनों में आखिर करना क्या चाहिए? इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये बाहर की दुनिया में शोर मचाने की बजाय अपने भीतर जाने का वक्त है। स्रोत सामग्री में भगवान विष्णु और शिवा का ध्यान करने और जप तप करने की सलाह दी गई है। एक तरह से बड़े त्योहार से पहले अपने माइंड को काम और सेंटर करने की प्रोसेस है ये। बिल्कुल सही। ये पर्सपेक्टिव इस पूरी चीज को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये सिर्फ क्या ना करें कि नेगेटिव लिस्ट नहीं है, बल्कि एक मेंटल प्रिपरेशन का तरीका है। सही कहा। अब सूतक काल की बात आई है तो अक्सर दिमाग में आता है कि बस घर में बंद हो जाओ, लेकिन हमारे पास जो अगली स्लाइड है, स्लाइड नंबर 7, वो 3 मार्च के सूतक को किसी पाबंदी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसेस की तरह पेश कर रही है। खाने पीने को लेकर भी इसमें कुछ खास नियम है, जैसे तुलसी का पत्ता डालना। इसे हम एंशिएंट फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक और एनर्जी साइंस का कमाल कह सकते हैं। ग्रहण के दौरान रेडिएशन या एनवायरनमेंट में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस को लेकर हमारी परंपराएं हमेशा से बहुत सतर्क रही हैं। तो तुलसी डालने का क्या लॉजिक है? नियम यह है कि सूतक शुरू होने से पहले ही दूध, दही और पके हुए खाने में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि तुलसी में जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये ग्रहण के वक्त नकारात्मक ऊर्जा या कीटाणुओं को पनपने से रोकती हैं। और ग्रहण के वक्त खाने के बारे में भी कुछ है क्या? हाँ, विजुअल गाइड स्पष्ट करती है कि ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए और भगवान की मूर्तियों को बिल्कुल स्पर्श नहीं करना चाहिए। मतलब पूरा फोकस ध्यान पर। बिल्कुल। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का लगातार जाप करने की सलाह है। और जब शाम को 6:47 पर ग्रहण खत्म होगा तो उसके बाद स्नान करके सफेद वस्तुओं का दान करना सबसे बड़ा नियम बताया गया है। सफेद चीजों का दान शुद्धिकरण का प्रतीक, एक तरह से आत्मा और मन की सफाई हो गई। हाँ। लेकिन देखिए, एक तरफ तो हमारे पास ये स्ट्रिक्ट रूल्स और साधना का दौर है, और ठीक दूसरी तरफ ब्रज की होली। आहा, ब्रज की तो बात ही अलग है। वही तो। अगर हम अपने विजुअल डेटा में ब्रज के कैलेंडर वाली स्लाइड नंबर 5 को देखें, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वहाँ होली कोई एक दिन का फंक्शन नहीं है, ये तो पूरा का पूरा हफ्तों चलने वाला कार्निवल है। इस मैप को देखते ही एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है। सही कहा। अगर आप डेट्स के साथ इस जर्नी को ट्रैक करें तो ये 25 फरवरी से ही शुरू हो रही है, और वो भी बरसाना के मशहूर श्रीजी मंदिर से। और सबसे मजेदार बात, ये रंगों से शुरू नहीं होती, बल्कि लड्डू होली से होती है। सुनने वालों के लिए जरा सोचने वाली बात है, गुलाल की जगह हवा में मिठाई लड्डू उछाले जा रहे हैं। यही तो ब्रज का जादू है। श्रीजी मंदिर की उस लड्डू होली की मिठास अगले ही दिन एक जबरदस्त ऊर्जा में बदल जाती है। 26 फरवरी को उसी बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लथमार होली होती है, जिसका विजुअल्स में हमेशा एक बहुत ही शानदार रूप देखने को मिलता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये पुरुष और प्रकृति, या कहें राधा और कृष्ण के बीच का एक थोड़ा चुलबुला ग्रैंड कम्युनिटी थिएटर है। महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं और पुरुष अपनी ढाल से खुद को बचाते हुए पूरी मस्ती करते हैं। और ये लिस्ट यहाँ कहाँ खत्म होती है? 27 फरवरी को ये लथमार होली नंदगांव शिफ्ट हो जाती है। हाँ। और फिर 28 फरवरी को तो माहौल एकदम शांत और सुगंधित हो जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में फूलों वाली होली होती है। कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ हवा में उड़ते हुए फूल और गहरा भक्ति भाव। और रंगों वाली होली जो 4 मार्च को है, उसके बाद भी ब्रज लुकता नहीं है। 5 मार्च को बलदेव में दाऊजी का हुरंगा होता है। ये सिर्फ एक कैलेंडर थोड़ी है, एक जीती जागती धरोहर है। वाकई। इस सांस्कृतिक गहराई का एक और सटीक उदाहरण हमारी अगली स्लाइड में है, स्लाइड नंबर 6, जिसमें होलिका दहन की प्रमाणिक विधि समझाई गई है। हाँ, अक्सर आजकल लोग क्या करते हैं, कहीं से भी लकड़ियां इकट्ठा की और आग लगा दी। लेकिन इस स्रोत सामग्री ने रिचुअल के पीछे के साइंस और सोशल कनेक्शन को काफी डिटेल में समझाया है। उसमें सामग्री की लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ लकड़ियां नहीं, बल्कि गोबर के बड़कुले, रोली, कच्चा सूत, साबुत हल्दी, बताशें और नई फसल की गेहूं की बालियां। ये नई फसल वाली बात बहुत लोगों को नहीं पता होती। बिल्कुल। गेहूं की नई बालियां अग्नि में अर्पित करना
दरअसल नेचर को उसकी नई यील्ड, नई उपज के लिए थैंक यू कहने का एक आध्यात्मिक तरीका है। और विधि को लेकर जो प्रोसेस बताया है वो भी ध्यान देने लायक है। जैसे होलिका के चारों तरफ कच्चा सूत लपेटते हुए 3 या 7 परिक्रमा करना, और एक चीज जिसने सबसे ज्यादा मेरा ध्यान खींचा वो है 4 खास मालाएं अर्पित करना। हाँ, ये मालाएं किसी नॉर्मल श्रृंगार के लिए नहीं होती हैं। इनके पीछे की फिलॉसफी समझिए। वही मैं सोच रहा था, इतना स्पेसिफिक नंबर क्यों? दरअसल इन 4 मालाओं का रहस्य ही इस पूरी रिचुअल की आत्मा है। पहली माला पितरों यानी पूर्वजों के नाम पर होती है, जो हमारी रूट्स का सम्मान है। अच्छा। दूसरी माला हनुमान जी के नाम की होती है, संकट मोचक है, तो भद्र जैसे अशुभ वक्त में शक्ति और सुरक्षा के लिए। फिर तीसरी माला शीतला माता की। इस समय मौसम बदल रहा होता है ना, शायद इसीलिए। एकदम सही। ये वक्त सर्दियों के जाने और गर्मियों के आने का है, जब बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं, तो हेल्थ के लिए शीतला माता से प्रार्थना। और आखिरी यानी चौथी माला अपने परिवार के नाम की। ये तो सच में बहुत डीप है। मतलब होलिका दहन कोई आम बॉनफायर नहीं है। हाँ। अपने पुरखों को याद करना, नेचर का शुक्रिया अदा करना और फैमिली की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए आशीर्वाद मांगना। बिल्कुल। अब देखिए, जब आप सुतक के इतने स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करेंगे, होलिका दहन में लगातार परिक्रमा करेंगे, ब्रज जैसी लंबी जर्नी तय करेंगे, तो बॉडी को एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई, भूख तो लगेगी ही। और वहीं एंट्री होती है सबसे स्वादिष्ट पार्ट की। हमारी अगली स्लाइड्स 8, 9 और 10 NFCI की तरफ से हैं। और ये खाने पीने की स्लाइड तो किसी शानदार दावत जैसी लग रही है। उसमें तो 2 डिश को क्लियर कट होली के राजा का टाइटल दिया गया है। गुजिया और ठंडाई। गुजिया के बिना तो स्पेशली नॉर्थ इंडिया में होली पूरी ही नहीं होती। वो खोया, ड्राई फ्रूट्स और नारियल का मीठा मिक्सचर, और बाहर से एकदम क्रिस्पी और फ्लेकी। लेकिन इसके पीछे भी आयुर्वेदा काम कर रहा है, सिर्फ टेस्ट नहीं है वहाँ। जैसे ठंडाई को ही ले लीजिए। ठंडाई के इंग्रेडिएंट्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। हाँ, होली खेलते वक्त जो फिजिकल थकान होती है ना, ठंडाई उसे तुरंत बैलेंस करती है। उसमें बादाम, सौंफ, केसर और गुलाब की पंखुड़ियां डालती हैं। सौंफ और गुलाब बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं, और बादाम इंस्टेंट एनर्जी देता है। विजुअल गाइड में इसके अलावा मालपुए का भी जिक्र है। चाशनी में डूबा हुआ पुआ, रबड़ी के साथ मूंग दाल का हलवा जिसे घी में एकदम धीमी आंच पर पकाया गया हो, और बादाम बर्फी जिस पर चांदी का वरक लगा हो। और केसरी जलेबी, और मेहमानों के लिए बाइट साइज शक्करपारे भी हैं, ताकि आते जाते मुंह मीठा किया जा सके। लेकिन अगर हम इन डिशेस को एक ब्रॉडर व्यू से देखें, एक व्यापक नजरिए से, तो इन सब में एक पैटर्न है। मौसम का पैटर्न। हाँ, होली के टाइम सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है। इस ट्रांजिशन में हमारी इम्यूनिटी काफी वल्नरेबल होती है। मूंग दाल हलवा बॉडी को वो वार्मथ और डेंस एनर्जी देता है जो मौसम के हिसाब से चाहिए, और ठंडाई आने वाली गर्मियों के लिए बॉडी को कूल करती है। मतलब एंशिएंट कुलिनरी साइंस जो सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि हेल्थ को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। कमाल है। लेकिन जहाँ इतना खाना, रंग और सेलिब्रेशन हो, वहाँ एक फैक्टर कभी मिस नहीं किया जा सकता, सुरक्षा का फैक्टर। और इसी पर हमारी आखिरी डेटा स्लाइड है, हिमालयन आई इंस्टीट्यूट की तरफ से स्लाइड नंबर 11, जो नेत्र सुरक्षा यानी आईज की सेफ्टी के बारे में है। रंगों के जश्न में सबसे जल्दी आंखें ही डैमेज होती हैं। इस मेडिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर है। अगर खेलते टाइम आंख में रंग चला जाए तो सबसे पहले चूक हम क्या करते हैं? रगड़ते हैं, जो कि सबसे खतरनाक है। बिल्कुल। डेटा स्पष्ट कहता है कि रगड़ना बिल्कुल नहीं है। आंखों को तुरंत साफ और गुनगुने पानी से धोना चाहिए। और अगर पानी से धोने के बाद भी जलन हो रही हो तो ठंडे पानी की पट्टी, जिसे कोल्ड कंप्रेस कहते हैं, उसका यूज करना चाहिए। एक और बहुत आधुनिक सलाह स्लाइड में दी गई है, वो आर्टिफिशियल टीयर्स वाली बात। हाँ, ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स। होली खेलने से पहले और बाद में आंखों को नम रखने के लिए आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल बहुत हेल्पफुल होता है, ताकि इस पूरे त्योहार का रंग इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से फीका ना पड़ जाए। सही बात है। तो अगर इस पूरे डीप डाइव इन सभी स्लाइड्स और डेटा को एक जगह लाकर सम अप करें तो 2026 की होली वाकई एक त्योहार से बढ़कर है। बिल्कुल। ये खगोल विज्ञान का सबसे बड़ा स्टेज है जहां ब्लड मून अपनी किरण बिखेरता है। ये प्राचीन परंपरा का उदाहरण है जहां होलाष्टक और सूतक हमें रोककर सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका देते हैं, और ये हेल्थ, टेस्ट और सुरक्षा का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट भी है। बस सबसे जरूरी चीज याद रखने वाली ये है कि रंग 3 को नहीं 4 मार्च को खेलने हैं। सही बात है। अच्छाई की बुराई पर जीत के इस मैसेज को सुरक्षित तरीके से मनाना है, और टेस्ट को भी पूरा एंजॉय करना है। जरूर। लेकिन आज की इस चर्चा को रैप अप करने से पहले
इस सोर्स मटेरियल में छुपे हुए एक बहुत ही गहरे विचार पर रुकूंगी। मैं सोच रही थी, जब हम होलाष्टक और सूतक काल के उन सख्त नियमों को देखते हैं, जहां कहा गया है कि उत्सव नहीं मनाना है, नया काम नहीं करना, रुक जाना है, ध्यान करना है, तो दिमाग में आता है कि आज की इस बहुत तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हम हमेशा इंटरनेट और फोन के जरिए ऑन मोड में रहते हैं, क्या ये एंशंट नियम हमारे दिमाग के लिए एक जबरदस्ती का पॉज बटन दबाने का तरीका नहीं है? ये तो बहुत ही अलग एंगल है सोचने का। है ना? क्या ये डिजिटल ओवरलोड से दूर जाकर अपने भीतर खुद से जुड़ने का एक प्राचीन डिटॉक्स प्रोग्राम नहीं है? हम इसे भले ही खगोलीय घटना का नाम दे दें, पर हो सकता है ये कॉस्मोस का, हमारी इनर स्पेस को साफ करने का एक बहाना हो। वैसे देखा जाए तो ये सदियों पहले डिजाइन किया गया मेंटल वेलनेस रिट्रीट लगता है। ये सच में एक ऐसी प्रोवोकेटिव थॉट है जो इस त्योहार को टोटली नए चश्मे से देखने पर मजबूर करती है। सुनने वालों के लिए जरूर एक नया नजरिया होगा। सिर्फ गुजिया और गुलाल ही नहीं, बल्कि इस साल उस पॉज बटन और अपने भीतर की शांति पर भी थोड़ा ध्यान जरूर दें। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। 2026 की ये 100 साल बाद आई दुर्लभ होली सभी के लिए सेफ और जोश से भरी हो। हम मिलते हैं अगली चर्चा में।